बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हुमैरा अहमद फ्रॉम लर्निंग्स डिजिटल एकेडमी। In previous video, we learned the Urdu translation of class 9th English chapter number 6, the value of time. Today we are going to solve the complete book exercises, grammar portions and all the important question answers of this chapter according to the new syllabus book 2026. Before we get started, students, if you find my videos helpful for your studies, you can subscribe to my YouTube channel. Now without wasting any time, let's start with the first topic, which is glossary words meanings. Number 1 is cherished, means aziz ya pyara. Cherish somebody or something. To love somebody or something very much and want to protect them or it. मोहब्बत से किसी की हिफाजत और देखभाल करना. Elucidate means वाज़े करना. To make something clearer by explaining it more fully. किसी चीज़ की वजाहत से बयान करना, वाज़े करने के लिए. Gratification means तस्कीन, the state of feeling pleasure when something goes well for you or when your desires are satisfied, something that gives you pleasure. खुशी के जज्बे की हालत, जब आपके लिए सब कुछ ठीक होता है या जब आपकी ख्वाहिशात की तस्कीन होती है, कोई चीज़ जो आपको मज़ा देती है. इंट्राइगूड मीन्स दिलचस्प, वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग और समबडी एंड वांटिंग टू नो मोर अबाउट इट और देम. किसी शख्स या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी. मेथडिकली, तरीक़ाकार से. इन आ केयरफुल एंड लॉजिकल वे, मोहतात और मंतकी अंदाज में. परपेचुअली मीन्स हमेशा. इन अ वे दैट कंट्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट शॉपिंग, लंबे अरसे तक बग़ैर रुके इस अंदाज से जारी रखना. सॉरी, मैंने यहाँ बोला था विदाउट शॉपिंग, यहाँ वर्ड है विदाउट स्टॉपिंग, यानी लंबे अरसे तक बग़ैर रुके इस अंदाज से जारी रखना. प्रायोरिटाइजिंग, तरजीह देना. गिविंग इम्पोर्टेंस, यानी अहमियत देना. रिलायबल, काबिल भरोसा. एबल टू बी ट्रस्टेड, यानी भरोसा किए जाने के काबिल. सिग्निफिकेंट, अहम. लार्ज और इम्पोर्टेंट इनफ टू हैव एन अफेक्ट और टू बी नोटिस्ड, बड़ा या अहम असर होने के लिए या तवज्जो बनाने के लिए. अब है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. इसमें है हमारे पास आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1 इज़ हाउ हैड तासीर वेस्टेड हिज टाइम बिफोर ही विजिटेड हिज ग्रैंडफादर, यानी तासीर अपने दादा से मिलने से पहले अपना वक्त कैसे ज़ाया कर चुका था. इसका आंसर है ही हैड वेस्टेड हिज टाइम इन प्लेइंग वीडियो गेम्स, चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड डे ड्रीमिंग. वो अपना वक्त वीडियो गेम्स खेलने, दोस्तों के साथ गपशप करने और दिन में ख्वाब देखने में ज़ाया कर चुका था. क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वेज डिड द पुअर टाइम मैनेजमेंट अफेक्ट तासीर परफॉर्मेंस, यानी किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के नाकिस इंतज़ाम ने तासीर की कारकर्दगी को मुतासिर किया. द आंसर इज़ द पुअर टाइम मैनेजमेंट अफेक्टेड हिज असाइनमेंट्स एंड अदर स्कूल टास्क बैडली. वक्त के नाकिस इंतज़ाम ने इसकी असाइनमेंट और स्कूल के दीगर कामों को बुरी तरह मुतासिर किया. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड तासीर फिल द जार, यानी तासीर ने जार कैसे भरा.
The answer he first filled the jar with sand, then he put pebbles, and after that he tried to put big rocks but he couldn't. इसने पहले जार को रेत से भरा, फिर कंकरियां डाली और इसके बाद बड़े पत्थरों को डालने की कोशिश की, लेकिन वो ना कर सका। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड हिज ग्रैंडफादर डिसाइड टू हेल्प तासीर? इसके दादा ने तासीर की मदद करने का फैसला क्यों किया? द आंसर हिज ग्रैंडफादर decided to help him as he knew that children should be taught time management for their improvements. मीन्स इसके दादा ने इसकी मदद करने का फैसला किया क्योंकि वो जानते थे कि बच्चों को उनकी बेहतरी के लिए टाइम मैनेजमेंट सिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट ऑन तासीर परफॉर्मेंस? यानी तासीर की कारकर्दगी पर दुरुस्त टाइम मैनेजमेंट का क्या असर पड़ता है? द आंसर इज़ There is magical impact of accurate time management on Tasir's performance. His grades improved and he had more time to spend with his family and friends. यानी तासीर की कारकर्दगी पर दुरुस्त वक्त के इंतज़ाम का जादुई असर पड़ता है। इसके दर्जात में बेहतरी आई और उसे अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ गुजारने के लिए ज़्यादा वक्त मिला। ये एक एक्टिविटी है। कंजक्शंस मीन्स हुर्फ़े अतफ़। ठीक है, पहले कंजक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। A conjunction is a word that joins together words, phrases or clauses to make them more compact. There are many conjunctions in the English language, but the main three types are the coordinating conjunctions, the subordinating conjunctions and the correlative conjunctions. यानी ये ऐसा वर्ड होता है जो कि या तो दो वर्ड्स को या फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, यानी ज्वाइन करता है। ठीक है, अब ये इनकी किस्में हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। पहले आप इनके एग्जांपल्स देख लें। ज़ारा एंड आई विजिटेड मरी लास्ट वीकेंड एंड गुज़िश्ता हफ्ते ज़ारा और मैंने मरी की सैर की। यहाँ पे और एंड एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। डू यू हैव आ रफ नोटबुक और आ रफ शीट ऑफ पेपर? और कंजक्शन है आई डिड नॉट गो टू वर्क टुडे बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पे बिकॉज कंजक्शन है। शी डिड नॉट लाइक द फूड बट शी एट इट एनी हाउ। बट इट विल बी लिविंग आई विल बी लिविंग टुमारो एंड आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑल द पेंडिंग असाइनमेंट्स। यहाँ पे है सो। अब हम देखते हैं कि इनकी कौन सी इनकी क्लासेस होती हैं, यानी कि वो 3 किस्में जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी उनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस मीन्स आ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस टुगेदर क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक्स। द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर फॉर एंड नॉर बट और यट और सो। ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं जिनको आप फैन वॉइस के नेम से भी आप याद रख सकते हैं। कैसे? एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट और एस फॉर सो। ऐसे एग्जाम्पल्स, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। The sentence contains 2 independent statements or 2 statements of equal ranks. अब हमने देखें, अब यहाँ पे जो दोनों सेंटेंसेस हैं उनके सेम इक्वल मतलब उनके मीनिंग हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं। यानी जो एक सेंटेंस है बर्ड फ्लाई, यहाँ पर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है फिश स्विम, यहाँ पे भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यानी ये इक्वल रैंक्स की हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? हैंस द कंजक्शन ज्वाइनिंग
टुगेदर दीज टू स्टेटमेंट्स और क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। यानी ऐसे वर्ड्स जो इस तरह की इक्वल रैंक्स रखने वाले स्टेटमेंट को या क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेकंड क्लास है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसकी डेफिनेशन है आर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज। यानी एक जो दो सेंटेंसेस होंगे या क्लॉज होगा उसमें एक इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स उसमें बात जो भी कोई बात होगी वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब उससे आगे उसका कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, बात वो कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी। और जो उसका दूसरा क्लॉज होगा वो डिपेंडेंट होगा, मतलब उसके ख़त्म होने के बाद भी आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर रहेगी कि आगे क्या हुआ। द चीफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर हैं, इनके लिए कौन से वर्ड्स लगते हैं, इनमें है आफ्टर, बिकॉज, इफ़, डैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, देयर, वाइल, इटीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये वाले वर्ड्स तो जो मैंने ऊपर आपको 7 वर्ड्स बताएं, जिनको मैंने आपको बताया था कि इनको हम फैन बॉयज़ भी कहते हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल्स देखें। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। वो दौड़ा क्योंकि वो डरा हुआ था। अब ये जो वर्ड है वो दौड़ा, ही रैन अवे। ठीक है, इसके बाद अगर हम सिर्फ इतना सा वर्ड बोलते हैं तो हमें बात मुकम्मल समझ में नहीं आती। इसके आगे हम जब लगाते हैं बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज अफ्रेड। अब ये दोनों सेंटेंसेस और साथ में बिकॉज मिल के एक पूरी स्टेटमेंट ऐसी बनती है जो हमें समझ आती है। द सेंटेंस कंटेन्स 2 स्टेटमेंट एंड क्लॉजेस, वन ऑफ विच बिकॉज ही वॉज अफ्रेड is dependent on the other. Hence the conjunction introducing the dependent or subordinate clause is called a subordinating conjunction. तीसरी हमारे पास इसकी क्लास है कोलरेटिव कंजक्शन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देयर आर अ काइंड ऑफ टैग टीम कंजक्शंस, दे कम इन pairs and they are used in different places. Correlative conjunctions include either, इसके और either और, either जब भी जहाँ भी यूज़ होगा उसके साथ वर्ड और भी यूज़ होगा। इसी तरह neither nor, not only के साथ but also, whether के साथ और not के साथ but। यानी ये वर्ड जो हैं ये जोड़ों की सूरत में लगते हैं और ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते। इसकी एग्जांपल्स, आई वॉन्ट इधर एंड एप्पल और एन ऑरेंज। मुझे एक सेब या एक संतरा चाहिए। अकरम लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। यानी अकरम को ना चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम पढ़ चुके हैं एज ए फैन बॉयज़ कि इनमें कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं, उनके थ्रू हमने इन सेंटेंसेस को फिल करना है। जैसे आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। यानी मैं सैर के लिए जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। शी लाइक्स बोथ बर्गर एंड पिज़्ज़ा। यू कैन हैव निहारी और पास्ता बट नॉट बोथ। यानी आप या तो निहारी ले सकते हैं या पास्ता ले सकते हैं या बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों साथ नहीं ले सकते। ही स्टडीड हार्ड सो ही कुड पास द एग्ज़ाम। उसने बहुत मेहनत की इसलिए वो कामयाब हो गया। दे वर टायर्ड यट केप्ट वर्किंग। वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे यट लेकिन ताहाल केप्ट वर्किंग काम कर रहे थे।
Fill in the blanks with appropriate subordinating and correlative conjunctions. He did not submit the homework because क्योंकि he wasted time in playing games. अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट है और एक क्लॉज यहाँ पे कंप्लीट है और एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। उसको हमने बिकॉज के ज़रिए एक ऐसा जुमला बनाया जो हमें समझ में आता है, जैसे ही डिड नॉट सबमिट द होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे बात आपको कंप्लीट महसूस नहीं हो रही। जब हम बिकॉज के साथ नेक्स्ट सेंटेंस लगाते हैं तो हमारी समझ में पूरी बात आ जाती है। बिकॉज क्योंकि ही वेस्टेड टाइम इन प्लेइंग गेम्स। ही लाइक्स इधर टी और जूसेस इन द मॉर्निंग, यानी या तो उसे सुबह में चाय पसंद है या उसको जूसेस पसंद है। किरण डिड नॉट पास द एग्ज़ाम बिकॉज क्योंकि शी हैड नॉट स्टडीड वेल। दो यानी अगरचा। ही वॉज टायर्ड ही स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज वर्क। अगरचा वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था लेकिन वो देर तक रुका काम को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे है ऑल्दो, इसका मतलब भी अगरचा ही होता है। ऑल्दो यू वर्क हार्ड, अगरचा तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यट, ऑल्दो के साथ भी यट आता है। यट यू वुड नॉट कंप्लीट द टास्क, इसके बावजूद यट यानी ताहाल तुम टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ये भी पेयर की सूरत में वर्ड आए हैं। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट यानी वो दोनों इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। अब हमारे पास है फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स, यूज देम इन योर सेंटेंसेस। इन वर्ड्स के हमने सिनोनिम बताने हैं और उनको साथ में अपने सेंटेंस में भी यूज़ करना है। अब जैसे एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड का सिनोनिम है एब्जॉर्ब्ड, कैप्टिवेटेड, इमर्स्ड और राइवेटेड। इसका सेंटेंस है शी वॉज सो एनग्रॉस्ड इन हर स्टडी डैट शी डिड नॉट नोटिस द टाइम पासिंग। एनग्रॉस्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुनहमिक होना। एडमायरेबल यानी कि सराहने के काबिल, तारीफ़ करने के काबिल, इसकी सिनोनिम है प्रेज़वर्दी, कमेंडेबल, एग्जेम्पलरी या वर्दी। इसका सेंटेंस है हिज एडमायरेबल एफर्ट्स इन रेजिंग अवेयरनेस फॉर क्लाइमेट चेंज अर्न्ड हिम एन रिवॉर्ड, यानी उसकी काबिल तारीफ़ एफर्ट्स यानी मेहनत जो है उसकी इन राइजिंग मतलब के बताने के लिए या नुमाया करने के लिए, अवेयरनेस जानकारी, फॉर क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट के तब्दील होने की, अर्न्ड हिम एंड रिवॉर्ड ने उसको एक अवार्ड से नवाजा। फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड के सिनोनिम्स हैं स्कोल्डेड, ग्लोवर्ड, ग्राइमेस्ड और पाउटेड। इसका सेंटेंस है शी फ्रॉन्ड व्हेन शी रियलाइज्ड शी हैड मिस्ड हर स्कूल। अमेजमेंट, इसका सिनोनिम है एस्टोनिशमेंट, वंडर और या सरप्राइज। अमेजमेंट मीन्स हैरान होना या हैरानगी। इसका सेंटेंस है द ऑडियंस वॉच्ड इन अमेजमेंट एज एक्रोबैट परफॉर्म्ड एन इनक्रेडिबल स्टंट, यानी कि जो ऑडियंस थी, जो तमाशाई थे, उन्होंने देखा इन अमेजमेंट बहुत ज़्यादा हैरानगी से या बहुत ज़्यादा जोश के साथ एज द एस्कॉर्बेट परफॉर्म्ड एन इनक्रेडिबल स्टंट, यानी उसने एक बहुत ज़्यादा मुश्किल किस्म का स्टंट किया। एलोकेटेड, इसका सिनोनिम है असाइंड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसाइनेटेड, अपोर्शन्ड। इसका सेंटेंस है द मैनेजर एलोकेटेड द कॉन्फ्रेंस रूम फॉर द इम्पोर्टेंट मीटिंग। एलोकेटेड मीन्स यानी कि किसी चीज़ को उसके लिए वक्फ कर देना या वक्फ कर देना या कह देना कि ये इस काम के लिए है। द मैनेजर एलोकेटेड, उसने
इस चीज़ को एलोकेट किया, वक्फ किया द कॉन्फ्रेंस रूम, उस रूम कॉन्फ्रेंस रूम में फॉर द इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक अहम मीटिंग के लिए। इम्पैक्ट यानी तासुर, इसका सिनोनिम है इन्फ्लुएंस, अफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट। इसका सेंटेंस है द न्यू पॉलिसी हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ मोरल, यानी कि ये जो नई पॉलिसी है इसका बहुत ज़्यादा मुस्बत तासुर पड़ेगा एम्प्लॉय मॉरल मीन्स जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं उनके जोशो खरोश पे। चेरिश्ड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना। ट्रीजर्ड, वैल्यूड, एडोर्ड या बी लव्ड। इसका सेंटेंस है द ओल्ड फोटोग्राफ वॉज आ चेरिश्ड मेमोरी फ्रॉम हर चाइल्डहुड। उसके बचपन की एक पुरानी फ़ोटो जो कि उसके बचपन की थी, उसकी वो बहुत ज़्यादा चेरिश्ड मेमोरी थी, यानी यादगार थी उसकी। अब है यूज़ ऑफ डिक्शनरी टू चेंज द फ्लोइंग नाउन्स टू एडजेक्टिव। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, जैसे नेचर से नेचुरल, ठीक है। अब ये है नाउन्स, इनको हमने एडजेक्टिव में चेंज किया है, जैसे मैनेजमेंट, मैनेजरल, स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग, ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफाइंग, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव, रिएक्शन, रिएक्टिव, प्रेजेंस, प्रेजेंट, लेसन, लेसेंट, प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिव। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन बिलो, यानी यहाँ पे जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं उनके हमने मीनिंग्स बताने हैं। जैसे प्रोक्रास्टिनेटिंग, इसका मतलब है टू डिले द टास्क, यानी कामों को लेट करना। इम्पैक्ट का मतलब होता है टीच, यानी सिखाना। ईगरली यानी बहुत शौक से, इसका मतलब है विलिंगली। हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स आर द वर्ड्स और द फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज विद इन सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स और सेक्शंस ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। दे हेल्प टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन different parts of the text, making the writing more cohesive and organized। ठीक है, अब उर्दू में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लिखी हुई है। मैं आपको समझाती हूँ। ट्रांजिशन वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो बातों, जुमलों या कहानी के हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे पुल नदी के दो किनारों को मिलाता है, बिल्कुल वैसे ही ये अल्फाज हमारी बातों को आपस में मिलाकर कहानी को आसान और समझने के काबिल बनाते हैं। अब ये हैं एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम। ही लव्स कुकिंग, अडेंशियली ही इंजॉयज़ बेकिंग आल्सो। तो अडेंशियली यहाँ पे क्या है, ये है ट्रांजिशन वर्ड। इसके मीनिंग होते हैं इसके अलावा या मज़ीद, और इस सेंटेंस का मतलब है कि इसे खाना बनाना बहुत पसंद है या वो पसंद करता है। इसके अलावा वो बेकिंग से भी लुत्फ़अंदोज़ होता है। यहाँ पे इस वर्ड एडेंशियली ने इन दो सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ आपस में जोड़ दिया है। फर्दर मोर का मतलब है मज़ीद ये के या अलावा अजीम। शी एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स इन डिटेल, मज़ीद ये के उसने अहम नुकात की तफसील से वजाहत की। द नेक्स्ट इज़ इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब है मज़ीद बरां या इसके साथ साथ। इसका सेंटेंस है इन एडिशन आई वुड लाइक टू डिस्कस अनदर प्रॉब्लम, मतलब इसके साथ साथ मैं एक और मसले पर बात करना चाहूँगा। द नेक्स्ट इज़ लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब इसी तरह या बिल्कुल ऐसे ही। इसका सेंटेंस है शी इंजॉयड द बुक लाइकवाइज शी फाउंड इट क्वाइट एंगेजिंग, मीन्स वो किताब से लुत्फ़ अंदोज़ होती है, हुई, इसी तरह इसे ये काफ़ी दिलचस्प लगी। द नेक्स्ट इज़ देयरफॉर। इसका मतलब है इसलिए। द वेदर वॉज बैड, देयरफॉर द फ्लाइट वॉज डिलेड।
मीन्स मौसम ख़राब था इसलिए फ़्लाइट में देर या ताख़ीर हो गई। मोर ओवर मीन्स मज़ीद ये के और अलावा अजीज़। इसका सेंटेंस है मोर ओवर ही वॉज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। मज़ीद ये कि वो तकरीब मुनक्किद करने का भी ज़िम्मेदार था। कॉन्स्टिक्वेंटली इसका मतलब है नतीजे के तौर पर या नतीजतन। इसका सेंटेंस है शी लव्स टू ट्रैवल कॉन्सिक्वेंटली शी सेव्स मनी। इसे सफ़र करना पसंद है, नतीजतन वो पैसे बचाती है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एज अ रिज़ल्ट, यानी इसके नतीजे में। इसका सेंटेंस है ही स्टडीड हार्ड एज अ रिज़ल्ट ही पास्ड द एग्ज़ाम। इसने सख्त मेहनत की जिसके नतीजे में वो इम्तहान में पास हो गया। अब है ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब है दूसरी तरफ या उसके बरअक्स। इसका सेंटेंस है ऑन द अदर हैंड सम पीपल प्रेफर कोल्ड वेदर टू हॉट वेदर। दूसरी तरफ कुछ लोग गर्म मौसम के मुकाबले में सर्द मौसम पसंद करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इन कंट्रास्ट। इन कंट्रास्ट का मतलब होता है इसके उलट या उसके बरअक्स। इसका सेंटेंस है शी लव्स रीडिंग इन कंट्रास्ट हर सिस्टर प्रेफर्स हाइकिंग। वो पढ़ना पसंद करती है, उसके बरक्स उसकी बहन हाइकिंग पसंद करती है। ठीक है, अब हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शंस एंड बट और सो टू कंप्लीट ईच सेंटेंस करेक्टली। जैसे शी लाइक्स टी और कॉफ़ी। He went to the store and bought some milk. He played outside, but it started raining. It was late, so they decided to leave early. She enjoys reading novels and watching video lectures. He is not tall, but short. They will visit the museum और या यहाँ पे यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं। दे विल विज़िट द म्यूज़ियम और द ज़ू, या अगर आप चाहें तो आप लगा दें दे विल विज़िट द म्यूज़ियम एंड द ज़ू। अब है यूज़ दीज ट्रांजिशन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमने अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, जिनमें है मोर ओवर, मीन वाइल, देयर फॉल, इन एडिशन, फर्दर मोर। ये तमाम वही वर्ड्स हैं जो तकरीबन हम ऊपर से इनके मीनिंग्स भी हमने समझे हैं और इनके सेंटेंसेस को भी देखा है। अब है री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग आ डिफरेंट कंजक्शन टू कन्वे आ सिमिलर मीनिंग। यानी इस सेंटेंस में आपने जो कंजक्शंस लगे हैं उनको आपने सिमिलर मीनिंग वाले कंजक्शंस के साथ आपने यूज़ करना है। जैसे ही विल गो टू द बीच इफ़ द वेदर इज़ नाइस। वो बीच पर जाएगा, यानी समुंदर के किनारे जाएगा अगर मौसम बेहतर हुआ। री राइट यानी हमने इसको दोबारा जो लिखा है, जो हमने इसको दूसरे कंजक्शन के साथ लिखा है वो है ही विल गो टू द बीच प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज़ नाइस। यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया प्रोवाइडेड डैट। शी लाइक्स कॉफ़ी बट शी डजंट लाइक टी। उसे कॉफ़ी पसंद है लेकिन उसे चाय नहीं पसंद। इसको हमने दोबारा लिखा है शी लाइक्स कॉफ़ी एज शी डज नॉट लाइक टी। दे वेंट फॉर अ वॉक बिकॉज द वेदर इज़ नाइस। वो सैर के लिए गए क्योंकि मौसम अच्छा था। दे वेंट फॉर अ वॉक एज द वेदर वॉज नाइस। यहाँ पे बिकॉज की जगह हमने एज यूज़ किया है। ही नॉट ओनली स्टडीड बट आल्सो प्लेज। वो ना सिर्फ पढ़ता है बल्कि खेलता भी है। यहाँ पे ही स्टडीज़ एज वेल एज प्लेज, यानी वो पढ़ता भी है और साथ साथ खेलता भी है। दे वेंट साइकिंग सिंस देयर वॉज फ्रेश स्नो ऑन द स्लोप्स। दे वेंट साइकिंग एज देयर वॉज फ्रेश स्नो ऑन द स्लोप। यहाँ पे हमने इसको सिंस के बजाय हमने एज लगाया, जबकि इनकी मीनिंग सेम है। ही इज़ बोथ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड स्किल्ड
पेंटर। वो दोनों है, यानी एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी है और एक बहुत माहिर पेंटर भी है। इसको हमने जो दोबारा लिखा है उसमें हमने ऐड किया है, ही इज़ टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड आ स्किल्ड पेंटर। सबसे एंड में है राइटिंग स्किल्स। रीड एंड रिकॉल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी गिवन बिलो, देन यूज़ दीज एलिमेंट्स टू राइट योर ओन स्टोरी। दर्जे झैल में दी गई कहानी के अनासर को पढ़ें और याद करें और अपनी कहानी लिखने के लिए इन अनासर का इस्तेमाल करें। एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, एक कहानी के अनासर। नंबर 1, सेटिंग द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स, वो वक्त और जगह जहाँ कहानी रूनुमा होती है। कैरेक्टर्स, द पीपल, एनिमल्स एंड क्रिएचर्स इन द स्टोरी, कहानी में लोग, जानवर या मखलूक। प्लॉट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डैट मेकअप द स्टोरी, वाक़यात की तरतीब जो कहानी बनाती है। बिगिनिंग, इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स, हरूफ और तरतीब का तारुफ करवाएं। मिडल, प्रेजेंट अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज, वो मसला या चैलेंज पेश करें। एंड, शो हाउ द प्रॉब्लम और द चैलेंज इज़ रिजॉल्व, दिखाएं कि मसला या चैलेंज कैसे हल होता है। कन्फ्लिक्ट, द प्रॉब्लम और द चैलेंज दैट द कैरेक्टर्स फेस, वो मसला या चैलेंज जिसका किरदारों को सामना है। रेजोल्यूशन, हाउ द कन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व्ड, मीन्स तनाज़ा कैसे हल होता है। थीम, द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी और द लेसन ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी का मरकज़ी पैगाम या सबक। स्टेप बाय स्टेप स्टोरी राइटिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिनमें है सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्लानिंग योर प्लॉट, बिगनिंग, मिडल, एंड। नाउ राइटिंग योर स्टोरी। नाउ यूज योर ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग टू राइट योर स्टोरी इन योर ओन नोटबुक। अपनी कहानी को अपने नोटबुक में लिखने के लिए अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग और मनसूबाबंदी का इस्तेमाल करें। रिव्यूइंग योर स्टोरी, चेक योर स्टोरी फॉर द फ्लोइंग। नंबर 1, डिड यू डिस्क्राइब द सेटिंग क्लियरली, क्या आपने तरतीब को वाज़ेह तौर पे बयान किया। डिड यू इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर्स, क्या आपने मरकज़ी किरदारों का तारुफ कराया। वॉज देयर अ क्लियर कन्फ्लिक्ट और अ प्रॉब्लम, क्या कोई वाज़ेह तनाज़ा या मसला था। डिड यू एक्सप्लेन हाउ द कन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व, क्या आपने वजाहत की कि तनाज़ा कैसे हल हुआ। और वॉज देयर अ थीम और अ लेसन इन योर स्टोरी, क्या आपकी कहानी में कोई सबक या मौजू था। अब इन स्टोरी का उन्होंने टॉपिक दिया है कि राइट अ स्टोरी अबाउट एन अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन टू कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट backgrounds. Use vocabulary words such as diverse, bond, cohesion and harmony to illustrate how they overcome the initial differences and form a meaningful connection. मीन्स मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले दो किरदारों के दरमियान गैर मुतवक्के दोस्ती के बारे में एक कहानी लिखें। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जैसे कि मतनू, ताल्लुक़, मरबूत और हम आहंगी, ये वाज़े करने के लिए कि वो किस तरह इब्तदाई इख्तलाफात पर काबू पाते हैं और एक बामायनी ताल्लुक़ कायम करते हैं। तो ये हमने एक स्टोरी लिखी है जिसका टाइटल है द अनलाइकली फ्रेंडशिप ऑफ अहमद एंड आयान, अहमद और आयान की गैर मुतवक्के दोस्ती। अहमद आ स्टूडेंट फ्रॉम द सिटी एंड आयान आ फार्मर फ्रॉम आ विलेज केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यानी अहमद एक शहर का तालिब इल्म और आयान एक किसान, एक गांव से जो ताल्लुक़ रखता था, एक किसान था वो, जो कि केम फ्रॉम डिफरेंट, यानी कि दोनों मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हैं। दे मेट एट आ चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर मस्जिद, उनकी मुलाकात होती है एक खैराती इवेंट में जो कि मस्जिद के ज़ेर एहतमाम करवाया जाता है। वेयर अहमद वॉज वर्किंग विद डोनेशंस
जहां अहमद डोनेशंस के लिए काम कर रहा है एंड आयान वाज सेटिंग अप द स्टेज, और आयान स्टेज को सेट करवा रहा है, यानी उसको स्टेज बना रहा है। एट फर्स्ट दे डिड नॉट टॉक मच, शुरू में उनकी ज़्यादा बात नहीं होती। अहमद फोकस्ड ऑन हिज टास्क, अहमद अपने टास्क पे फोकस करता है। एंड आयान क्वाइटली वर्क बिसाइड हिम, और आयान खामोशी से उसके सामने अपना काम करता रहता है। हाउएवर, बहरहाल, एज द डे वेंट ऑन, बहरहाल जैसे जैसे दिन गुजरता है, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर लिव्स, वो अपनी ज़िंदगियों के बारे में बातें करते हैं। अहमद लिसन टू आयांस स्टोरीज अबाउट विलेज लाइफ, अहमद आयान से उसकी गांव की ज़िंदगी की कहानियाँ सुनता है। वेयर पीपल हेल्प ईच अदर, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड लिव्ड सिंपली, और सिंपल तरीके से रहते हैं। आयान इन टर्न वॉज इंटरेस्टेड इन अहमद्स ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, इसके बदले में आयान बहुत मतलब इंटरेस्टेड होता है, उसको अच्छा लगता है या उसको पसंद आता है अहमद का ख्वाब एक डॉक्टर बनने का। एंड हेल्पिंग अदर्स, और दूसरों की मदद करने का विद हिज एजुकेशन, अपनी तालीम के ज़रिए। दो देयर लिव सीम्ड डिफरेंट, अगरचे कि उनकी ज़िंदगियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। दे बोथ वांटेड टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, लेकिन वो दोनों इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं। अहमद लर्न फ्रॉम आयान द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली, अहमद आयान से फैमिली और कम्युनिटी की अहमियत के बारे में सीखता है, जबकि आयान लर्न हाउ एजुकेशन कुड हेल्प इम्प्रूव लाइफ, जबकि आयान ये सीखता है कि एजुकेशन यानी तालीम हमारी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर कर सकता है। देयर फ्रेंडशिप ग्रू स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम, उनकी दोस्ती वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। दे लर्न दैट, उन्होंने सीखा कि इवन दो, अगरचा के दे केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए थे। दे शेयर्ड वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड आर डिज़ायर टू हेल्प अदर्स, लेकिन उनमें ये मुश्तरक था, यानी ऑनेस्टी ईमानदारी, काइंडनेस मेहरबानी, और दूसरों की हेल्प करने की जो ख्वाहिश थी वो उनमें मुश्तरक थी। दिस अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप टॉट देम, इस खैर इत्तफाकी दोस्ती ने उन्हें सिखाया। डैड नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, ये कोई अहमियत नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं। रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, इज़्ज़त और एक दूसरे को समझना, कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, एक दूसरे लोगों को करीब ला सकता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर और ये चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह जल्द ही न्यू चैप्टर्स के साथ हाजिर होंगी। अच्छा बच्चों, वीडियो के आगाज़ में इंट्रो में इंग्लिश में करती हूँ, जिसकी रीज़न ये है कि आप लोग इंग्लिश बोलने में यूज्ड टू हों और ये आपको मुश्किल ना लगे। और हाँ, एक और अहम बात यह है कि इस बुक के मुकम्मल एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड नोट्स तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। अगर आपको ये नोट्स फ्री में चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में मैसेज करें, मैं आपको जल्द ही तमाम नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपके लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करना इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। चले फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।